नमस्कार। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है मिस्टर आर माधवन, जो खेती के विशेषज्ञ हैं और पिछले 30 साल से खुद खेती कर रहे हैं। ये एक इंजीनियर हैं। हमने देखा कि हमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स और सुझाव मिले हैं। ये एपिसोड 1 के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो हमने जरूरी सवालों को चुन लिया है। माधवन सर नमस्कार, आपका स्वागत है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। हमारे किसान भाई अपने जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार हर्ष, मैं बहुत खुश हूँ। लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ये मदद करेगा उनकी जरूरत के हिसाब से एक्टिविटी में। मैं बहुत खुश हूँ। सवाल पूछिए। तो बिना किसी इंतजार के मैं आपके लिए पहला सवाल पढ़ता हूँ। पहला सवाल है मिस्टर वितु उपाध्याय की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि क्या सीजलिंग और मिट्टी परीक्षण हर एक बार नई फसल उगाने से पहले करना होगा? सीजल साल में एक बार की जाती है। मॉनसून आने से पहले मिट्टी परीक्षण भी साल में एक ही बार करते हैं, पहली फसल उगाने से पहले। मैं अच्छे से बता देता हूँ क्यों। सीजल के पास पिछले एपिसोड में सीजल के समय शायद मैंने बताया था कि इसके बहुत फायदे हैं। मैं उनमें से कुछ एक बताऊंगा और बाकी के आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पहला है सोयल पोरोसिटी। हर एक फसल को झरझरी मिट्टी चाहिए ताकि झरझराहट अच्छी हो, सतह सख्त ना रहे। तीसरा, हम इसको मानसून से पहले करते हैं ताकि बारिश के पानी को बचाया जा सके। सिजलिंग का मतलब हल चलाना नहीं है, ये हटाता है और ये टेबल को चीरते हुए चाकू की तरह है। तो इसका मतलब ये गहराई में काटता है, तो वो गहराई मिट्टी की सख्त को खोल देती है ताकि पानी उसमें बह सके और उस लेवल तक स्टोर किया जा सके। पौधे बाद में जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें। अब आप देखिए सीजल और रीजर में क्या अंतर होता है। रीजर इससे बिल्कुल अलग है। रीजर एक बेड तैयार करता है जिसपे पानी बह सके और पौध बैठ सके। रीजर के क्या क्या फायदे हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले एपिसोड्स में। यादाश्त के लिए मैं एक दो बातें फिर से बता देता हूँ। रीजर में पौधे हवा और नमी का तालमेल उनके प्रदर्शन के लिए अनुकूल है। धन्यवाद हर्ष। अगला सवाल पूछें। जवाब के लिए धन्यवाद सर। मुझे अगला सवाल पूछना होगा जो कि किसान पुत्र की ओर से। एपिसोड 1 की जानकारी देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्या राजस्थान की लूम सॉइल में सीजलिंग की कोई खास जरूरत पड़ती है? गुड, मैं खुश हूँ कि आपको जानकारी मिल रही है। हाँ, चाहे लॉम सॉइल हो या क्ले, जब तक सतह सख्त रहेगी जो फैली हुई है, ये सख्त सतह पानी रोककर फसल प्रतिबंधित करती है। मैं जड़ों के बारे में समझा रहा था। अब आप जड़ों के बारे में थोड़ा और जानने जा रहे हैं, क्योंकि जड़ फसल का मुंह है, तो जड़ों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि सतह पर ध्यान देना। तो उसका प्रयोग करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। डीसी विनायक राव के इस सवाल के लिए मैं सुझाऊंगा कि ट्रैक्टर संबंधित प्रश्न मैं मिस्टर रंधावा जी से पूछूंगा। एक ट्रैक्टर एक्सपर्ट और खेती संबंधित माधवन सर बताएंगे। इनके बहुत सारे सवाल हैं, मैं इनमें से कुछ बताता हूँ। समय की कमी के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी फंक्शनल अटैचमेंट्स देखते हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर, रोटावेटर प्लस सीडर प्लस फ्री एमर्जिंग हर्बिसाइड स्प्रे। ये बहुत भारी है और शायद 100 HP से ज़्यादा। और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। प्लीज़ इस पर कमेंट करें। किसान तंत्र के नए चलन पर। क्या आप नॉन ट्रेडिशनल टूल्स पर भी एपिसोड बना सकते हैं? क्या आप उपकरणों पर मिट्टी के प्रकार और संरचना पर बांट सकते हैं? और मैं कर्नाटक के उत्तर पूर्वी हिस्से से हूँ, जो तेलंगाना की सीमा से हैदराबाद के पश्चिम में 170 किलोमीटर दूर है। हमारे पास काली मिट्टी और बहुत सारे चूना पत्थर हैं, जबकि शहर की ऊपरी मिट्टी लगभग 10 इंच तक उपजाऊ है। दुर्भाग्य से सब सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक है, जो पानी में घुल जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है या फ्लड इरिगेशन होती है तो नमक ऊपर आ जाता है और मिट्टी सफ़ेद हो जाती है। 8.5 के pH के साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड 90 के दशक में हिसाब लगाकर ये बताया था कि इस क्षेत्र में कोई भी सिंचाई नहीं होनी चाहिए। इस परिस्थिति में आपके सिजलिंग को मानक रूप से करने का सुझाव अच्छा नहीं है। मिट्टी की तैयारी अच्छी नहीं है।
इस दौरान अगर मैंने अपने खेत को सीजल किया तो ये बांध को तोड़ देगा और मेरी शीर्ष मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। कृपया बताएं। डॉक्टर विनायक राव, आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। मैं इनका जवाब एक एक करके दूंगा जो आपने पूछा। मैं पहले सवाल से सहमत हूँ, जिसमें आपने कहा बहुकर्मीय मशीनें ज्यादा हॉर्स पावर लेती हैं पर हमारी मिट्टी की जोत कम है। जब तक मिट्टी की जोत सही नहीं होती तब तक हम बहुत सारे काम वाली मशीन नहीं चला सकते हैं। अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। और ये जवाब देगा कि किसान तंत्र का नया चलन तभी प्रवेश करेगा। इन सब के बाद जो मशीनीकरण है कि छोटी टुकड़ों वाली धरती में मशीनीकरण नामुमकिन है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप पहले बता चुके हैं। और हाँ, हम नॉन ट्रेडिशनल टूल्स पे भी काम करेंगे जैसा आपने पूछा था, और हम टाइम फिक्स करके इस ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में किसी और एपिसोड में बताएंगे। इसके प्रयोग में अभी बहुत समय है। और मिट्टी का प्रकार और संरचना देखिए बिल्कुल अलग है। तो चलिए, मुख्यतः उपकरण मिट्टी पर ही चलाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मिट्टी में बहुत सारे पत्थर और ग्रेनाइट हैं तो शायद ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि फसल उगाने से पहले उसे साफ करें, या मैं सलाह दूंगा कि ऐसी फसल चुनें जिसे झरझरी मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ज़्यादा अच्छी सामग्री की तरफ ना जाएं, मतलब मुश्किल फसलों को ना चुनें। ऐसी फसल सोचो जो वहाँ स्थानीय रूप से उगाई जाए, जहाँ वो निश्चित मात्रा में खंडित पत्थरों को स्वीकार कर सके। आमतौर से ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती है। कुछ एरोटावेटर और टेराइन जैसे मशीनी उपकरण टूट जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। नहीं, देखिए, जिस पौधे के अवशेष के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको सभी अवशेषों को वापस से मिट्टी में शामिल करना होगा। वो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में भी काम करेगा आवश्यक मिट्टी के लिए, और उसमें पोषक तत्व भी होते हैं। अब सवाल कहता है कि उपकरण चोक हो रहे हैं। अब आपको इसे बिखरने के लिए कुछ और समय देना होगा। अगर आपकी मिट्टी पोषक तत्वों के साथ अच्छे से संतुलित है तो बैक्टीरिया भी सक्रिय होते हैं। पर्याप्त नाइट्रोजन है ताकि ये आसानी से पच सके। हाँ, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज बनी रहें। नाइट्रोजन का कम होना भी माइक्रोबियल एक्टिविटी घटा सकता है। लगता है इससे पहले हमें मिट्टी पर काम करना होगा। और मल्चिंग बहुत ही जरूरी है, जो क्षेत्र का संरक्षण कर रहा है। अच्छा है, मैंने आपका भौगोलिक विचार देखा है कि आपके पास बहुत सारा चूना पत्थर और काली मिट्टी है। मैं फिर से इस पे कहूँगा, अच्छा मिट्टी परीक्षण आपको बता पाएगा कि आपके पास कितना खारापन मौजूद है। मिट्टी का संशोधन उनको बाहर करने में आपकी मदद करेगा। अब हम सीजल के बारे में बात कर रहे हैं और मिट्टी का सिर उभार रहे हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, मुझे लगता है पिछले किसान भाई ने भी ये सवाल किया था। सीजल कोई कल्टीवेटर नहीं है। मैं इस पर जोर दूंगा कि सीजल एक उपकरण है। हम अपने वीडियो में आपको इस तरफ एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे सीजल कैसे काम करता है। अब आप देखेंगे कि ये मिट्टी को बहा नहीं रही बल्कि काट रही है। आप बारीकी से देख सकते हैं, ये टिलिंग है, ये मिट्टी की सतह के पार काट रही है। दूसरा जिसके बारे में आपने पूछा, ज्यादा बारिश, फ्लड इरिगेशन, पानी का घुलना, ये सब चीजें। नमक का संचय। एक तो सिंचाई के पानी में नमक का संचय हो सकता है, तो आपको किसी भी प्रकार के खारेपन के लिए पानी की जांच करें। और क्या मिट्टी में बहुत ज़्यादा सोडियम है, मतलब मिट्टी परीक्षण आपको कुछ नतीजे देगा। इस सोडियम को सुरक्षित स्थान में अच्छे से निकालने के तरीके हैं ताकि फसल अच्छी हो। और क्योंकि असल में सोडियम किसी भी फसल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी को बहा देता है, इससे मिट्टी इकट्ठी नहीं हो पाती। तो ये सब जानकारी देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मिट्टी बरसात के समय में ये घुलनशील है, और जब ये सूखी होती है तो ये एकदम पत्थर जैसी होती है। ये साफ संकेत है कि इस मिट्टी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है और आपको सोडिक सोयल मैनेज करनी है। और सोडिक सोयल संभालने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मिट्टी की बर्बादी, लेकिन यह ऐसा नहीं है। ये टिलिंग नहीं है, कल्टीवेटर ये कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कल्टीवेटर गहराई में जा सकता है, शीर्ष मिट्टी को ऊपर लाएं और इस 9 इंच की अच्छी मिट्टी को लेकर वापस दबा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिजलिंग ये काम नहीं करती।
सवाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। अगले सवाल पर आता हूँ। ये है अभिषेक पटेल की तरफ से। उनका सवाल है कि हमने धान की खेती में बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, कृपया बताएं कि इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम अच्छे उत्पाद से धान की खेती सस्ते में कैसे कर सकते हैं। हाँ, आपके सवाल बहुत रोचक है। चावल, देखिए कोई भी पौधा, चावल अकेला क्यों, कोई भी फसल इंसानों की तरह उनकी भी अलग अलग बीमारी होती है। संभालना कैसे सबको पता है, तो दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब इस कोरोना के बाद हर कोई जानता है इम्यूनिटी हर किसी के लिए रामबाण है, पर ये शब्द ऐसे ही आपको चावल, गेहूं की, आलू की को पोषण दें, कुछ भी, तो कैसे पोषण देंगे? हम खुद को कैसे पोषण देते हैं? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं कि ज़्यादा विटामिन्स लें, ज़्यादा वो लें, ज़्यादा ये लें। यही सब चीज़ें चावल पर भी लागू होती हैं। एक अच्छा मिट्टी परीक्षण और संतुलन एक रोग निरोधी के रूप में बचाएगा। जैसे मैं कहता हूँ, पेस्ट को भूल नहीं सकते, वो हमारे बीच का हिस्सा है। आपके साथ ही बीमारी भी पैदा होती है, मतलब आप दोनों साथ में जाते हैं। जहाँ आप रहना चाहते हैं वही वो रहना चाहते हैं। तो अब तो लड़ाई प्रकृति में, जो ताकतवर है वो जीतेगा, ये प्रकृति का नियम है। अपने को ताकतवर कैसे बना सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। और चावल की खेती के दाम कम करना, मैं हमेशा कहूँगा कि चावल की खेती के दाम की जगह कृपया सोचें और अपने कमेंट दें। हर यूनिट के दाम आप क्यों नहीं देखते? मैं 1 किलो धान उगाने में कितना खर्च कर रहा हूँ, तब आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे। वहाँ से आप अच्छा उत्पादन अभ्यास कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल है संदीप पवार का। सर, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे, नुकसान और चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताएं। इसी तरीके से धीरज पवार ने भी मार्केटिंग पर ज़्यादा बोलने के लिए कहा है। संदीप पवार जी, मैं आपका और धीरज पवार जी के सवाल का इकट्ठा जवाब दूंगा। धीरज पवार जी, ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों मार्केटिंग से हैं। हाँ सर, कोई भी चीज़ कच्चे माल की हमेशा मार्केटिंग करनी होगी। अच्छा होगा प्रतिस्पर्धी तरीके से मार्केट करना। और हम किसान हैं, ये शेल्फ लाइफ पर ज़्यादा निर्भर है, दूसरे सामान जैसे नहीं। शेल्फ लाइफ एक अहम भूमिका निभाती है। मैं इसे इस तरीके से कहूँगा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ मार्केटिंग प्रोसेसर के साथ आप एग्रीमेंट कर लें। हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों को मूल्य संवर्धन जो भी जरूरी है, धान चावल के लिए मूल्य संवर्धन है, डी हल्ड, डी हस्ड, डी स्टोन्ड, जैसा कि आप जानते हैं ये मूल्य संवर्धन है। अब मुझे लगता है अब हमें किसान के रूप में बदलाव चाहिए। पहले बाजार में जाकर ये पता करें कि ग्राहक को क्या चाहिए, हमें उस क्षेत्र में देखना चाहिए, देखें उन्हें क्या चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो कि मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। छोटा, मैं इसे लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे अपने ग्रुप के दूसरे लोगों को भी जवाब देने हैं। गोभी मैं 3 किलो की उगाता था, सिर्फ जितनी। जो दुकानदार मेरे बाजार का साथी है उसने कहा, नहीं तुम जानते हो कि इसका कोई खास दाम नहीं मिलता है, ये केवल 2-3 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं दुकानदार के पास गया और वहाँ रुका। जब औरतें वहाँ चलकर खरीदारी के लिए आ रही थी, वो कुछ लेने आई थी, वो हमेशा पूरी गोभी को उठाने की कोशिश करती थी, समझ रहे हैं, एक छोटी अच्छी पूरी वाली, बजाय आधी या पाव किलो में काट कर। मतलब कि मैं समझ गया, उनकी जरूरत केवल आधा किलो से केवल 3 पाव तक है, 3 किलो से तो वो डरती हैं। अब मेरी गोभी की ग्राहक औरतें हैं, उनकी मांग और उनकी जरूरत है एक अच्छी साबुत गोभी उनके लिए अनुकूल है। तो अगले साल से ही मैंने काम शुरू किया, गोभी के इस साइज को कम करने में, पौधों को नज़दीक उगाकर और पोषक तत्व देकर। तो मैं इसको नीचे लाया 3 किलो से 1 किलो तक। अब मैंने इन औरतों को देखा, उन्होंने इस 1 किलो को झपटा। अब मैंने गोभी 1 रुपये की बजाय 10 रुपये किलो बेची, पर इससे मेरी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आया, चाहे मैं 3 किलो की 1 उगाऊं या 1 किलो की 1। मेरे लिए दिन के अंत में मैंने 22 टन उगाई, उसका साइज 1 हो या 3 ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता,
क्योंकि मुझे किलो के भाव में पैसे मिलते हैं। पर मैं देख रहा था ग्राहक की ओर से। आपको ग्राहक को संतुष्ट करना चाहिए ताकि वो हमें ज़्यादा पैसे दे। आखिरकार हम एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, हम उन पर निर्भर हैं और वो हम पर। मतलब ये एक जीत है। आपको उनकी सेवा करनी होगी। आपको एक छोटा सर्वे करना चाहिए कि आपको धान उगाना है या कुछ और। पास के बाजार में देखें आप इसे कितने अच्छे से बेच सकते हैं, एक क्वालिटी में। मानकीकरण, और यही कारण है मार्केटिंग के। अब मेरे दोस्त संदीप पवार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पूछ रहे थे, मैं उसे भी शामिल करूंगा। फायदे और नुकसान। हमेशा एक फ़ायदा होता है। असल में मार्केट का आश्वासन है। हम पहले से जानते हैं, अगर हम गन्ने के किसान हैं तो हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। शब्द हो सकता है नामकरण। शब्द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, MOU, ये सब एक चीज में योगदान दे रहे हैं। हम उत्पादक के रूप में, वो एक प्रोसेसर के रूप में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे हैं पहले से कीमत का पता होना, और आप पहले से तैयार हैं। समझें आप इस भाव के साथ कैसे जाएंगे, इसमें फायदा होगा या नहीं, इसका हेरफेर कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर गन्ना 1000 रुपये टन है। मैं ये केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इसमें सच्चाई नहीं है। 1000 रुपये किलो, मेरा मतलब टन गन्ना। आप पिछड़े हैं। 1 टन गन्ने को कैसे 600 में उगाएं? हाँ, ऐसे ही बिजनेस चलता है। अब इसको करने के क्या तरीके हैं? मैंने कहा मिट्टी परीक्षण, खाद का अच्छे से इस्तेमाल करना इसकी अनुकूल दक्षता के लिए। और मैंने ये बताया था कि खाद का अनुकूल इस्तेमाल कैसे करें, इसे कैसे बदलें। गुणवत्ता प्रबंध, समय पर कटाई, कटाई के बाद के नुस्खे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अच्छे हैं। देखिए आजकल नुकसान बहुत कम है क्योंकि अब हम आज़ाद हैं, कानून खुला है। नुकसान का सवाल ही नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना चाहिए ताकि मार्केटिंग की दिक्कत कम हो जाए। संगति और गुणवत्ता हमारे मंत्र होने चाहिए। हमें इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक कि खेती में भी। मान लीजिए मैंने शिमला मिर्च उगाई 3 लोब, तो 3 लोब समझते हैं शिमला के 3 भाग, या 4 लोब एक ही मिर्च के। ये बस एक कॉस्मेटिक लुक है। अंत में इसे सांभर या किसी और सब्जी में ही डलना है। लोग जब इसे खरीदते हैं, मेरे पास मेरे खुद का अनुभव है, आप इस पे ध्यान दें। अगर मैं उनको 3-4 लोब मिक्स दूं तो वो चले जाते हैं, और अगर बस 4 लोब दूं तो वे आकर्षित होते हैं। तो मेरे लिए एक शिमला मिर्च है, पर पता नहीं ग्राहक इसमें क्यों आकर्षित होते हैं। उन्हें 4 लोब चाहिए। शायद उनके लिए काटना आसान होगा, या फिर ओवन में भरकर बनाना, और आसान होगा 4 लोब में। वो उसमें आलू या कुछ और भी भर सकते हैं। ये उनकी सहूलियत है ना। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये नापसंद होगी, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत होगी। तो असल में ये दिक्कत नहीं है, ये असल में आपका क्वालिटी इशू है। तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कमी कैसे कह सकते हैं? यह अच्छे का प्रभाव है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम दोनों मिलकर शर्तें मानेंगे, और ये लिखा है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको उस तारीख को दे दूंगा, और मैं आपको 4.5 लोब वाले मिर्च दूंगा। क्वालिटी ये होगी, मैं इसे ग्रेड करूंगा, तोलूंगा। तो ये सब अनुशासन किसी और इंडस्ट्री के लिए क्यों खेती उस पर निर्भर करती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाए जाए, मैं इसकी कोई नुकसान और चुनौतियाँ नहीं देखता। अगर आप सच में चुनौती देखते हैं, खुद को अनुशासित करना चुनौती होनी चाहिए। मार्केट पर भी हमने गहराई से बात करी। मैंने कहा एक मंत्र है गुणवत्ता और संगति। आपका हर प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे आप धान लें, मैंने दक्षिण तमिलनाडु में बहुत किसान देखे जहां बहुत ज़्यादा धान उगाए जाते हैं। पंजाब जैसे क्षेत्र में वो दूसरी फसल उगाते हैं, मतलब बारिश की फसल के दौरान। अगर आप चावल का साइज देखें, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक मोटा एक पतला होता है। अब जब ग्राहक चावल खाने के लिए उबालता है, ये भी अजीब है, एक दाना चिकना रहेगा और एक दाना कच्चा रहेगा। वो ये नहीं चाहते, तो मार्केटिंग खो दी जाती है। यह सब आपके अनुशासन में शामिल होता है। मतलब जो बीज आपने चुना
वो परफेक्ट हो ताकि सब उस जैसे हों। धन्यवाद धीरज व संदीप, शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। आशा है कि ये आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया सर। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं जो कि मानस रंजन का है। उनका सवाल ये है कि क्या सख्त सतह का बनना धान की खेती करने के लिए बहुत जरूरी है, और क्या सख्त सतह को तोड़ने के लिए सीजल का इस्तेमाल वहां पर करना अच्छा उपाय है? मानस रंजन जी, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, धान देखिए, इसलिए कहा था जड़। मैं हमेशा कहता हूँ जड़। अब ये धान फाइबर्स रूट में आती है, मतलब ये बहुत शैलो रूटेड फसल है। धान के लिए सीजल की ज़रूरत नहीं, पर भारत में हमारे पास उगाने का मौसम लंबा है, तो आप केवल धान पर नहीं अटक सकते। केवल धान धान और धान, अकेले धान उगाना कोई अच्छा उपाय नहीं है एक अच्छी मिट्टी के लिए। मतलब धान की फसल के बाद आप सीजल कर सकते हैं अगली फसल के लिए। जैसा कहा, सीजलिंग की मदद से गेहूं, चावल और गन्ने से अलग ये फाइबर रूटेड जैसी फसल हैं। पर गन्ने को ये चाहिए, हवा और बाकी चीज़ों की वजह से ज़्यादातर दूसरी फसलें सब की सब डाइकोटिलीडन है, जिसका मतलब इन सब के पास टैप रूट्स हैं। अगर आप टैप रूट को उगने दें 5 फीट तक बढ़ेंगी, और यदि आप इसको 9 इंच या 10 इंच में फंसाएं तो जड़ें रुक जाती हैं। इसके नुकसान ये होंगे कि पानी, आप 3 फीट से पानी लेने की बजाय अब ये जड़ बस 10 इंच ही बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में, आपको लगातार इस 10 इंच में सिंचाई करनी होगी। यहाँ पर पोषक तत्वों और पानी की मौजूद मात्रा जड़ें नहीं सोख पा रही हैं, क्योंकि आप जड़ें बढ़ने नहीं दे रहे। आप समझ गए होंगे कि ये धान की फसल में क्यों ज़रूरी नहीं है और दूसरी फसलों में क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधवन सर, समय निकालकर किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ हम एपिसोड 1 के क्वेश्चन आंसर्स के सेशन को ख़त्म करते हैं। किसानों से और प्रश्न चाहूँगा ताकि ज़्यादा पारदर्शिता बनाई जा सके इन आने वाले एपिसोड्स में। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे किसान भाइयों तक ज़रूर पहुंचाना और अपने दोस्तों तक भी। ये क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज़ है और ये था एपिसोड 1 का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बेल आइकन को दबाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी एपिसोड आपसे ना छूटे। बहुत बहुत शुक्रिया।